and the we have done up till here. Output of the thalamic and the cortex means the basal ganglia, which has actually three parts: the caudate nucleus, the putamen, the globus pallidus. They are communicated with the cortex and the thalamus. Why they are communicated with the cortex and the thalamus? Because the basal ganglia will receive signals from cortex. They interpret it, they send again back to the cortex for organized movement. फोरम चैट को यार एवरीवन पे कर दो प्लीज. मैं एवरीवन पे करता हूँ फिर चेंज हो जाता है. Okay, so here we can see say that the caudate nucleus, putamen, and globus pallidus, they are sending back signals to the thalamus and the cortex about their activity and about their planning movement, like what they have, what to do. Like, तो अगर हम यूं कहें कि जी सेरेब्रम ने इम्पल्सेस भेजे, बेसल गैंग्लिया पे आए, उन्होंने उसको कोऑर्डिनेट किया सब्सटेंशिया नाइग्रा के थ्रू और सेंड बैक टू द थैलेमस एंड द कॉर्टेक्स कि एक दोबारा से एक अच्छा सिग्नल जनरेट हो, और साथ ही साथ ये सिग्नल्स नीचे भी जाते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में. सेम एज हम कह सकते हैं सेरिबैलम की तरह, मगर वो प्लानिंग करता है और स्मूथनेस ज़्यादा कराता है. अब सेरिबैलम में अगर आप थोड़ा सा ये देखो साइनेप्स, और हमें उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे. सो आवाज कट हो रही है, आवाज कट हो रही है सबको. ओके, सो अगर हम देखें कि फोरम सर पब्लिक अलाउ किया हुआ है सर. So whenever there is a fiber coming from the cortex, it comes to the basal ganglia और यहाँ पे निकालता है ग्लूटामेट. ये याद रखना है, क्या निकालता है यहाँ पे? ग्लूटामेट, जो कि एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. इसके अलावा कुछ फाइबर्स जो डोपामीन के कंटेनिंग फाइबर्स होते हैं वो हमारे आते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा से, और वो निकालते हैं डोपामीन. ठीक है जी. इसके अलावा कुछ फाइबर्स हमारे होते हैं जो यहाँ से आउटपुट जाते हैं और वो निकालते हैं हमारे गाबार्जिक आउटपुट कहलाते हैं, और वो निकालते हैं गाबा न्यूरोट्रांसमीटर. तो तीन न्यूरोट्रांसमीटर हमें याद रखने हैं. एक है ग्लूटामेट जो कि कॉर्टेक्स से आ रहा है, एक है डोपामीन कंटेनिंग फाइबर जो कि सब्सटेंशिया नाइग्रा से आ रहे हैं, और एक है हमारे गाबार्जिक आउटपुट जो कि बेसल गैंग्लिया से निकल के सब्सटेंशिया नाइग्रा पे और फिर दूसरे न्यूक्लियाई पे जाएंगे. तो ग्लूटामेट, डोपामीन एंड गाबा, ये तीन न्यूरोट्रांसमीटर याद रखते हैं. इसमें ग्लूटामेट जो है वो एक्साइटेटरी है, और सब्सटेंशिया नाइग्रा से जो डोपामीन और गाबा आ रहे हैं वो इनहिबिटरी है. आपको समझ में आएगा. आई विल गो फर्दर. यहाँ पे अगर आप देखो तो कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है, और ये कनेक्टेड है, ये सिग्नल्स भेज रहा है आपको न्यूरॉन. ये कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये इंटरनल कनेक्शन है. ये इंटरनल कनेक्शन में ये कॉर्डेट न्यूक्लियस आपको न्यूरॉन भेज रहा है इंटरनल ग्लोबस पैलिडस पे. आपका जो प्यूटामेन है वो आपका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पे भेज रहा है, और कॉर्डेट न्यूक्लियस आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा से भी कनेक्टेड है. सो मेरे कहने का मकसद ये है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि पहले तो आप कनेक्शंस को पढ़ो. अगर आप सिंपल कनेक्शन भी याद रखते हो, अगर मेरी पिछली फिगर में मैं जाऊं, और अगर आप सिंपल कनेक्शन भी याद रखते हो कि सर द कॉर्टेक्स इज कनेक्टेड विद द कॉर्डेट न्यूक्लियस, putamen and globus pallidus, and in turn the putamen, caudate nucleus and globus pallidus are connected with the thalamus and cortex. यानी कि ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है. फिर इंटरनल कनेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनल कनेक्शन में आप देखो कि कॉर्डेट न्यूक्लियस इंटरनल ग्लोबस पैलिडस से कनेक्ट है. अच्छा, अगर याद नहीं रहता ना कि इंटरनल से एक्सटर्नल से, डोंट वरी. अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है. और फिर प्यूटामिन भी किससे कनेक्ट है? इंटरनल और एक्सटर्नल कॉर्डेट न्यूक्लियस ग्लोबस पैलिडस से, और कॉर्डेट न्यूक्लियस आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा से भी कनेक्टेड है.
सो इट मीन्स अगर आप सब भूल जाते हो एंड यू फॉरगेट एवरीथिंग, मगर इतना याद रखना है कि तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक्सेप्ट कि ग्लोबस पैलिडस कोई कनेक्शन नहीं भेज रहा कॉर्डेट न्यूक्लियस को, तो इतना याद रखना जरूरी है। अच्छा, ये जो फाइबर्स होते हैं, ये जो लूप्स बनते हैं, ये कन्वर्जेंस लूप्स कहलाते हैं। कन्वर्जेंट लूप का मतलब ये है कि ये जहाँ कहीं भी सोर्स से निकलते हैं तो बहुत सारे न्यूरॉन्स निकलते हैं, बट व्हेन दे कम टू देयर टारगेट ऑर्गन ये कन्वर्ज हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, whenever the neurons are arise from cortex, they are more than I think 15 करोड़ यानी कि 150 मिलियन के करीब है न्यूरॉन्स। मगर जब ये कॉर्डेट न्यूक्लियस पे या स्ट्राइटम पे आते हैं तो ये कितने रह जाते हैं? ओनली 30,000। कितने रह जाते हैं? ओनली 30,000। ठीक है जी। और जब ये और नीचे आते हैं, ग्लोबस पैलिडस पे आते हैं, तो ये और कम हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं। और फिर जब ये सबस्टेंशिया नाइग्रा पे जाते हैं तो ये और कम हो जाते हैं, 1 न्यूरॉन रह जाता है। तो इससे साबित क्या हुआ? इससे साबित ये हुआ कि आपका जो कमांड है, जो कॉर्टेक्स है, वो बहुत सारे न्यूरॉन्स निकाल रहा है, मगर जो आपके एक्टिंग पार्ट्स हैं, जो उस मूवमेंट को प्लान कर रहे हैं, उनके पास 1 न्यूरॉन या 2 न्यूरॉन या 10 न्यूरॉन पहुंचते हैं कि भाई आपने ये काम करना है। बीच में ये सारे न्यूरॉन एक दूसरे से कन्वर्ज हो जाते हैं और नंबर कम हो जाता है। अदरवाइज क्या हो, अगर ये 150 मिलियन न्यूरॉन कॉर्टेक्स से निकल रहे हैं और 150 मिलियन न्यूरॉन जो है वो बेसल गैंग्लिया को जा रहे हैं, बेसल गैंग्लिया फिर इतने ही न्यूरॉन से कॉर्टेक्स को वापस बता रहा है कि जी ये काम सही हुआ है, सही नहीं हुआ है, तो कॉर्टेक्स का सारा दिन एक ही ऑर्गन पे काम होता रहेगा। कॉर्टेक्स का काम बहुत सारा है, वो इसने बस छोड़े और दूसरे काम में लग गया। फिर उसके पास 1 न्यूरॉन या 2 न्यूरॉन से फीडबैक आया, फिर उसने बस छोड़ा और वो दूसरे काम में लग गया। So ये convergence loop, the advantage of convergence loop that the cortex has a lot of number of neurons are generated, and it is the function is performed by 1, 2 or 10 or maybe 100 neurons. So इससे काम जो है वो हो गया, मगर आपका न्यूरॉन का पावर कम यूज हुआ और कॉर्टेक्स को कम काम करना पड़ा। अच्छा जी, वापस वही बात आती है, हम बात करते हैं ये लूप्स ही जरूरी है। अब लूप जरूरी कैसे हैं? अगेन, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से इंपल्स जनरेट हुआ, ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से इंपल्स जनरेट हुआ कि जी मैं काम करना है या मैं माउस चला रहा हूँ कंप्यूटर का, ये इंपल्स जनरेट हुआ प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से, ठीक है। और ये वहां से कहाँ पहुंचा? प्यूटामेन में। प्यूटामेन से ये कहाँ गया? ग्लोबस पैलिडस में, इंटरनल सेगमेंट में। वहां से फंक्शन कैसा परफॉर्म करना है वो डिसाइड हुआ और दोबारा फीडबैक कहाँ चला गया? थैलेमस। ठीक है जी, एक लूप ये बना आपका। दूसरा आप लूप क्या बनाओगे? प्रीफ्रंटल लूप या एसोसिएटिव लूप कहलाता है, ये कॉग्निटिव लूप कहलाता है कि भाई आप कोई काम कर रहे हो, अब मैं माउस से अगर ये सर्कल बना रहा हूं तो क्या मेरा ये सर्कल करेक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो उसके लिए एक एसोसिएटिव लूप होता है जिसे कॉग्निटिव लूप कहते हैं, जो कहाँ से निकलेगा? आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से, यानी कि आपका फ्रंटल लोब से। और ये कॉग्निटिव लूप कहलाता है। मींस ये आपको बताएगा वेदर ये फंक्शन इज परफॉर्म करेक्टली और नॉट। आप मुझसे कोई सवाल पूछते हो और मैं उसका जवाब देता हूँ, जवाब मैं दे रहा हूँ जबान से, बट व्हेन आई एम गिविंग एन आंसर, although my cognitive part, my prefrontal lobe is also activated that I am giving a correct answer or a wrong answer, or my words are corrected or wrong. और उसको भी बेसल गैंग्लिया कनेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, और उसके लिए वो जो फाइबर्स निकलते हैं वो डोर्सल फ्रंटल कॉर्टेक्स से निकलते हैं, कॉर्डेट न्यूक्लियस में जाते हैं, वहां से ग्लोबस पैलिडस पे जाते हैं, एंड देन वहां से थैलेमस, और थैलेमस से दोबारा वो प्रीफ्रंटल में आते हैं। कि नहीं जी आप जो आंसर दे रहे हो नहीं है। आवाज आ रही है मेरी बेटा? ऑल आर हियरिंग मी? हेलो? यस। तो कितनी बातें मैंने बताई? मैंने 2-3 बातें बता दी।
मैंने 2-3 बातें ये बताई। पहले तो मैंने बताया कि आपको सादा लूप याद रखना है। सादा लूप क्या याद रखना है जी? मोटर कॉर्टेक्स से फाइबर आए, कॉर्डेट न्यूक्लियस पे आए, कॉर्डेट न्यूक्लियस से पिटामिन में गए, पिटामिन से ग्लोबस पैरेडिस में गए, वहां से ये थैलेमस में गए, थैलेमस से जो दोबारा कॉर्टेक्स को अपराइज कराया गया कि आपके मूवमेंट सही परफॉर्म नहीं हो रही। तो साथ में प्री फ्रंटल लोब का काम है कॉग्निटिव बिहेवियर को या कॉग्निटिव फंक्शन को बताता है कि जी आप जो काम कर रहे हो वो सही है या गलत है। और वो क्या करता है, वो कॉर्डेट एंटीरियर कॉर्डेट को कनेक्ट करता है, ग्लोबस पैलिडस, और फिर वो मीडियल डॉर्सल और वेंट्रल के थ्रू वो प्री फ्रंटल हो रहा है। तो दो लूप साथ साथ चल रहे हैं। ओके, अच्छा जी, अब क्या हो रहा है? तीसरा लूप भी एक चल रहा है। और तीसरा लूप क्या चल रहा है? तीसरा लूप आपका चल रहा है लिम्बिक लूप। लिम्बिक लूप क्या चल रहा है? क्यों चल रहा है भाई लिम्बिक लूप? लिम्बिक लूप की क्या जरूरत है हमको, और लिम्बिक लूप का क्या काम है हमारे लिए? लिम्बिक लूप का ये काम है कि अगर कोई इमोशनल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है विद द हेल्प ऑफ बेसल गैंग्लिया, आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते अगर अचानक आपको कोई सैड न्यूज मिली, तो आपका जाहिर बात है बेसल गैंग्लिया, आपकी गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो तो जितने भी फंक्शन है वो थ्रू बेसल गैंग्लिया परफॉर्म हो रहे हैं। वो मोटर कॉर्टेक्स को कंट्रोल कर रहा है, प्लान कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, सेरिबेलम के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, या आपको गाड़ी चलाते चलाते कोई पिछला इवेंट याद आ गया या कोई चीज भूल गए, आपने गाड़ी को दोबारा टर्न करना है मगर ये देखना है कि रोड पे ट्रैफिक बहुत है, तो इसमें आपकी इमोशंस आ गए और इमोशंस मेमोरी आ गई, इमोशंस आ गए, सो उनको भी कोऑर्डिनेट करना है विद द हेल्प ऑफ बेसल गैंग्लिया। तो ये जो आपके लिम्बिक के पार्ट्स हैं वो कनेक्ट होते हैं आपके अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, सिंगुलेट गायरस, टेम्पोरल कॉर्टेक्स, और वो भी कॉर्पस स्ट्राइएटम के थ्रू कनेक्ट होते हैं। और वेंट्रल पैलिडम, वेंट्रल पैलिडम का मतलब लेटरल पैलिडम, और वेंट्रल पैलिडम क्या होते हैं? ग्लोबस पैलिडस का पार्ट है। ठीक है, ग्लोबस पैलिडस को है ना, पैलिडस को हम पैलिडम भी बोलते हैं। और ये मीडियो डॉर्सल न्यूक्लियस के थ्रू दोबारा लिम्बिक सिस्टम को बताएगा कि जी आपको ये इमोशनल प्रॉब्लम है, अब आप मोटर कॉर्टेक्स और कॉग्निटिव कॉर्टेक्स के साथ मिलके इस तरह एसोसिएट करो। तो मेरी बात समझ में आ रही है कि बेसल गैंग्लिया इज नॉट ओनली द एरिया which coordinate with the motor cortex, rather it is the area which also coordinate with dorsolateral prefrontal cortex, means cognitive cortex. It also coordinate with limbic, means इमोशनल कॉर्टेक्स, इमोशनल पार्ट। क्योंकि हमारी मोटर एक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ मोटर कॉर्टेक्स का रोल नहीं होता, इमोशंस का भी रोल होता है, कॉग्निशन का भी रोल होता है। ठीक है जी, तो हमारा बेसल गैंग्लिया जो है वो कनेक्ट है सबके साथ। अच्छा, ओके, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? ओके, अब यहाँ पे एक पिक्चर आ गई। अब जल्दी से मुझे बताओ, मुझे बताते जाओ फटाफट, कॉर्टेक्स किस किस के साथ कनेक्ट होगा? कॉर्टेक्स कनेक्ट होगा कॉर्डेट न्यूक्लियस के साथ, कॉर्टेक्स कनेक्ट होगा प्यूटामिन और प्यूटामिन के साथ, और फिर उसके थ्रू ग्लोबस पैलिडस के साथ, और यहाँ पे कॉर्डेट के जरिए कनेक्ट होगा सबस्टेंशिया नाइग्रा से। यहाँ पे उल्टा चलो, इंटरनल सर्किटरी, ये कहाँ से कनेक्ट होगा? आपका इनपुट है ये, ठीक है, कॉर्टेक्स से आ रहे हैं, ये आउटपुट है। ठीक है जी, इनके न्यूरॉन पड़े हैं यहाँ पे कॉर्डेट न्यूक्लियस में, सबस्टेंशिया नाइग्रा में, प्यूटामिन में, और ये यहाँ से कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ थैलेमस टू द कॉर्टेक्स, विद द हेल्प ऑफ सबस्टेंशिया नाइग्रा टू द सुपीरियर कॉलिक्यूल मिडब्रेन। सो इनपुट फाइबर सर कॉर्टेक्स से आ रहे हैं मेनली, और सबस्टेंशिया नाइग्रा से आ रहे हैं। सर आउटपुट फाइबर सर थैलेमस में जा रहे हैं, थैलेमस से कॉर्टेक्स में जा रहे हैं, सबस्टेंशिया नाइग्रा में जा रहे हैं, वहां से रेड न्यूक्लियस और सुपीरियर कॉलिक्यूल्स ऑफ मिडब्रेन पे जा रहे हैं। इसके अलावा सब सर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो कनेक्ट होता है फॉर कॉग्निटिव फंक्शंस, लिम्बिक सिस्टम कनेक्ट होता है फॉर इमोशनल फंक्शंस, और जिस सब के काम मिल मिला के सब आ कहाँ पे रहे? बेसल गैंग्लिया में, और बेसल गैंग्लिया इन सब के हिसाब से एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट जनरेट करे। फॉर एग्जांपल मैं अभी बोल रहा हूँ, बोलते वक्त मेरा ब्रेन जो है बेसल गैंग्लिया के थ्रू कोऑर्डिनेट कर रहा है मेरी टंग को, मेरे माउथ को, मेरे हाथ पैर भी मेरे हिल रहे हैं।
और मैं इमोशनली अभी आपसे अटैच हूँ कि मुझे अच्छी क्लास लेनी है, मुझे बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, मुझे बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो मेरा इस वक्त लिम्बिक भी कनेक्ट है। मैं जो बोल रहा हूँ मेरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी बेसल गैंग्लिया से कनेक्ट है कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, ये गलत तो नहीं बोल रहा। इट मींस बेसल गैंग्लिया इज कनेक्टेड टू ऑल एंड इट इज जनरेटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव मूवमेंट। इज इट ओके? इज इट ओके? ओके, अच्छा। अब ये वही तस्वीर, ओके, ये वही तस्वीर कॉर्टेक्स ने एक्साइटेटरी न्यूरॉन भेजे स्ट्राइएटम को, यानी कॉर्डेट न्यूक्लियस को। कॉर्पस स्ट्राइएटम से इनहिबिटरी न्यूरॉन गए सबस्टेंशिया निग्रा और ग्लोबस पैलिडस में, मे बी गाबा, और जो एक्साइटेटरी और ग्लूटामेट है, मैं पिछली पिक्चर में बता चुका हूँ। सबस्टेंशिया निग्रा और ग्लोबस पैलिडस ने इनहिबिटरी सिग्नल्स भेजे थैलेमस को, थैलेमस ने एक्साइटेटरी सिग्नल्स भेजे कॉर्टेक्स को। ये बहुत सिंपल लूप है। एक आता है इनडायरेक्ट लूप, आगे जाओ। एक आता है इनडायरेक्ट लूप। इनडायरेक्ट लूप में क्या है? कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स ऑलवेज पॉजिटिव आएंगे, ऑलवेज एक्साइटेटरी आएंगे। ये गए एक्सटर्नल ग्लोबस पैलिडस में, फिर ये गए सब थैलेमिक न्यूक्लियस में, फिर ये गए ग्लोबस पैलिडस पे इंटरनल पे, फिर थैलेमस में, और फिर फाइनली ये गए किसमें? आपके कॉर्टेक्स में। इससे क्या हुआ? इससे ये साबित हुआ कि जो डायरेक्ट पाथवे है और जो इनडायरेक्ट पाथवे है, दो पाथवे, तो जो डायरेक्ट पाथवे है वो फैसिलिटेट करता है मूवमेंट को, और जो इनडायरेक्ट पाथवे है वो इनहिबिट करता है मूवमेंट को। मैं आपको अभी एक एग्जांपल दूं। हम सब अभी बैठे हुए हैं, किसी का हाथ टेबल पे पड़ा है, किसी का हाथ माउस पे है, किसी का हाथ मोबाइल पे है, किसी को ट्रेमर हो रहा है? Is anybody having tremor? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ बेटा आप लोगों से। हाँ, नहीं हो रहा ट्रेमर, किसी को भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? वजह? मेरा माउस पे हाथ पड़ा हुआ है, किसी वक्त भी हाथ को काम करना है, नॉर्मल है? नॉर्मल तो है। और जैसे ही मेरा कॉर्टेक्स कमांड देगा मेरा हाथ चलना शुरू हो जाएगा, तो भी ट्रेमर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, जब मैं फारिग बैठा हुआ हूँ तो मेरे मसल में एक टोन है, ठीक है? वो टोन का मतलब ये है कि मेरे कॉर्टेक्स से इम्पल्स फायर हो रहे हैं, बेसल गैंग्लिया में जा रहे हैं, बेसल गैंग्लिया उस इम्पल्स को प्रोसेस कर रहा है, नीचे जरूरत नहीं है, बेसल गैंग्लिया इनहिबिट करवा रहा है, कॉर्टेक्स को सब ज्यादा सिग्नल मत भेजो, मेरा हाथ रेस्टिंग में पड़ा है। अगर ये बीच में से मैं ये कांटेक्ट हटा दूं तो डायरेक्ट कॉर्टेक्स किसको सिग्नल भेजेगा? जो अभी यहाँ पे लूप में भी आपको नजर आ रहा है, ब्रेन स्टेम से, और स्पाइनल कॉर्ड से किसको सिग्नल भेजेगा? ये देखो, अगर मैं ये बीच में से बेसल गैंग्लिया को हटा दूं तो क्या होगा? कॉर्टेक्स बर्स्ट ऑफ इंपल्स भेजेगा, मेरा हाथ कांपना शुरू हो जाएगा, कोई इनहिबिशन नहीं होगी, ठीक है? अच्छा, अगर अगर ये ना हो और कॉर्टेक्स डायरेक्ट काम करे, या तो ज्यादा मूवमेंट होगी, या हो सकता है कोई मूवमेंट ना हो, कम मूवमेंट हो। तो बेसल गैंग्लिया का काम क्या है कि ईदर एक्साइटेटरी मूवमेंट है तो उसको इनहिबिट करेगा। कैसे इनहिबिट करेगा? इस इनडायरेक्ट पाथवे के थ्रू। कैसे इनहिबिट करेगा? इनडायरेक्ट पाथवे के थ्रू, ये वाला पाथवे, ये वाला पाथवे, ठीक है? और अगर कम मूवमेंट हो रही है तो एक्साइट करेगा, फैसिलिटेट करेगा ये वाले पाथवे के थ्रू। दो पाथवे, एक डायरेक्ट पाथवे है, एक इनडायरेक्ट पाथवे। और डायरेक्ट पाथवे क्या करेगा? डायरेक्ट पाथवे जनाब आपका
फैसिलिटेट करेगा मूवमेंट का, मूवमेंट नहीं हो रही तो करवाएगा। और इनडायरेक्ट पाथवे आपका क्या करेगा जनाब? अगर इनडायरेक्ट पाथवे आपकी मूवमेंट ज्यादा हो रही है तो उसको इनहिबिट करेगा। इसीलिए हमारी मूवमेंट, ये दोनों पाथवे साइड बाय साइड काम कर रहे हैं, इसीलिए ना हमारी मूवमेंट एक्साइट होती है ना हमारी मूवमेंट इनहिबिट होती है। गॉट माय पॉइंट? ओके। अच्छा, यहाँ पे ये बात वैसे जरूरी तो नहीं समझता मैं, मगर एक इम्पोर्टेंट आ गया है एक टॉपिक, तो मैंने कहा मैं डिस्कस कर लूँ। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइनोट्रोपिक एंड मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स? Inotropic receptors or the inotropic neurotransmitters are those neurotransmitters when the neurotransmitter binds to its receptor, they open the ion channels. The neurotransmitter directly acts on the receptor and it directly perform its function by opening the ion channels and depolarize the target cell. While metabotropic receptors or metabotropic neurotransmitters are those neurotransmitters which, when bind with their receptor, they do not directly open the ion channels, rather they activate a second messenger system like G protein, cyclic AMP, inositol triphosphate, and then they perform their actions on the target cells. So we can say that inotropic वो receptors होते हैं जिन पे जब न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होता है तो डायरेक्ट आयन चैनल्स को ओपन करके टारगेट सेल को डीपोलराइज कर देते हैं। और मेटाबोट्रोपिक वो होते हैं कि जब वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सेकंड मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट करने के बाद वो टारगेट टिश्यू को डीपोलराइज करते हैं, जो भी फंक्शन परफॉर्म कराना होता है वो करते हैं। गॉट माय पॉइंट? ये वही डायरेक्ट पाथवे है। इसको एक नजर देखो, कोई चीज समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछो, एक नजर आप देखो इसको। सेरिबैलम ने सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने भेजे एक्साइटेटरी, ग्लोबस पैलिडस इंटरनल पे गए, वहां से बहुत ज्यादा एक्साइटेटरी थे तो कुछ को इनहिबिट कर दिया गया टोनिक मूवमेंट को, और उनके थ्रू बताया गया फ्रंटल कॉर्टेक्स को कि इनको इनहिबिट करना है। अच्छा, यहाँ से डोपामीन आ रहा है और डोपामीन क्या कर रहा है? एक्साइट कर रहा है। यानी कि डोपामीन के एक्साइटेशन का मतलब ये है कि वो यहाँ पे अपना एक, वैसे तो डोपामीन इनहिबिटरी है मगर वो पॉजिटिव सेंस में आ रहा है कि अगर एक्साइटेशन ज्यादा हो रही है तो रोकेगा उसको। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये याद रखना। जब डिजीज पढ़ेंगे बेसिक इंडिया की तो हमें समझ में आएगा कि सबस्टेंशिया नाइग्रा से जो डोपामीन आ रहा है वो बेसिकली उसे हम कहते हैं नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे, और बेसिकली वो यहाँ आके एक्सेसिव इम्पल्सिस को इनहिबिट करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से जब यहाँ पे जो एक कंबाइन इफेक्ट निकलेगा वो इनहिबिटरी होगा कि जी एक्साइटेटरी इम्पल्स बहुत हो गए, उनको इनहिबिट करो, मूवमेंट करवाओ, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेटरी को इनहिबिट करो, बहुत ज्यादा एक्साइटेटरी को इनहिबिट करो। अच्छा जी। The release of dopamine in substantia nigra as well as in striatum is required for control movement by the basal ganglia. मैं यही बात आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं इसको हटा दूं तो इसको हटाने से मेरा क्या नुकसान होगा कि मेरा यहाँ पे चेक खत्म हो जाएगा, और जब मेरा यहाँ पे चेक खत्म हो जाएगा तो कॉर्डेट न्यूक्लियस ग्लूटामेन एक बस्ट ऑफ सिग्नल्स भेजेंगे और हो सकता है कि मूवमेंट जो हो वो बहुत एबनॉर्मली परफॉर्म हो। तो ये एक चेक है, इनहिबिटरी चेक है ये डोपामिन। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रही है बात? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। ओके, समझ में नहीं आई पॉइंट? देखो, ये जो सारा ट्रैक है, ये मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रैक जो है ये मूवमेंट करवा रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है मूवमेंट को। फैसिलिटेट का मतलब ये है कि मूवमेंट करवा रहा है, फैसिलिटेशन है, एक नॉर्मल मूवमेंट विदाउट एनी एग्जेजरेशन। उसमें जो मेन रोल है वो यहाँ पे डोपामीन का भी आएगा कि डोपामीन कॉर्डेट न्यूक्लियस को एक चेक करेगा क्योंकि वो खुद इनहिबिटरी है। अगर यहाँ पे डोपामीन ना हो
तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगी, ये भी एक्साइट करेगा, ये सब एक्साइट हो जाएंगे, यहाँ पे भी मोर एक्साइटेशन हो सकती है, यहाँ पे भी मोर एक्साइटेशन हो, तो एक मूवमेंट एबनॉर्मली परफॉर्म. So dopamine has an inhibitory check over the caudate nucleus to perform organized movement. ये सेम है, वही चीजें चल रही हैं. आप इसको देखना. अब मैं एक बात करता हूं कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं ग्लूटामेट को बहुत बढ़ा दूं, मैं यहाँ पे ग्लूटामेट को बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, तो क्या मेरी कोई एबनॉर्मल मूवमेंट परफॉर्म होगी? नहीं. क्यों? वेरी गुड. क्यों? डोपामिन इज देयर. अब मैं अगर डोपामिन को यहां से हटा दूं, तो क्या कोई हाइपर या हाइपोकाइनेटिक मूवमेंट परफॉर्म हो सकती है? यस. गुड. तो यही बात यहां कर रहा है. डेफिनेशन बता रहा है कि हाइपोकाइनेटिक मूवमेंट्स क्या होती है? इनसफिशिएंट डायरेक्ट पाथवे आउटपुट, एक्सेस इनडायरेक्ट पाथवे आउटपुट. ये बात मैं पहले बता चुका हूं, ये बात मैं पहले यहाँ पे बता चुका हूँ कि अगर ये वाला पाथवे जो डायरेक्ट है वो इनसफिशिएंट हो जाए, वो फैसिलिटेट नहीं करवा रहा, तो मूवमेंट नहीं होगी. या इनडायरेक्ट पाथवे बहुत एक्साइट हो जाए तो भी मूवमेंट परफॉर्म नहीं होगी. या तो डायरेक्ट कम हो जाए या इनडायरेक्ट बढ़ जाए. अगर इतना सारा याद नहीं भी रहता ना बेटे, तो कोई मसला नहीं है. डोंट यू वरी अबाउट इट. आपको मेन कॉन्सेप्ट, मैं हमेशा मेन कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ जो जिंदगी भर आपको याद रखना है कि जी कॉर्टेक्स से बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया से थैलेमस, और थैलेमस से फिर कॉर्टेक्स कनेक्ट है, बीच में एक लूप बन रहा है सबस्टेंशिया नाइग्रा के थ्रू. और जनाब अगर कॉर्टेक्स से ग्लूटामेट एक्साइटेटरी निकल रहा है तो उसको इनहिबिटरी चेक देने के लिए आपका डोपामीन आ गया. और अगर डोपामीन नहीं होगा तो आपकी मूवमेंट हाइपरकाइनेटिक हो जाएंगी, और अगर डोपामीन होगा तो आपकी मूवमेंट सही परफॉर्म होगी. और अगर डायरेक्ट अब और ज्यादा याद करना है और डिटेल में जाना है तो जी डायरेक्ट फैसिलिटेटरी पाथवे अगर बढ़ गया तो हाइपर होगी, अगर कम हो गया तो हाइपो होगी. मेरे वर्ड्स को दोबारा सुन लेना, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा. सो इनसफिशिएंट डायरेक्ट पाथवे, डायरेक्ट नहीं है भाई, डायरेक्ट पाथवे फैसिलिटेट करता था. if there is no insufficient, if there is no direct pathway, then hypokinetic movements. Excessive indirect pathway, indirect pathway will inhibit the movement. So if it is excessive, it means what? कि वो inhibit कर रहा है movement, तो hypokinetic होगी. इसके opposite hyperkinetic में क्या होगा? Excess direct pathway और insufficient indirect pathway. अब इसी के ऊपर ही जनाब बीमारी आई है और जिसका नाम है पार्किंसंस डिजीज, और ये बहुत मशहूर लोगों को हुई थी. और बेसिकली ये हाइपरकाइनेटिक टाइप ऑफ डिसऑर्डर है. और इसके अंदर अगर आप देखो तो जो मशहूर लोग इसमें अफेक्ट हुए हैं वो माइकल जे फॉक्स एक एक्टर है, मोहम्मद अली किले बॉक्सर, जॉन पॉल टू, जेनेट रीनो, कैथरीन हैपबर्न, कोई ये एक्ट्रेस हैं, ये सब क्या हो गई हैं, ये अफेक्ट हुए. और मेन कॉज क्या है? मैंने कहा हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट है, तो मेन कॉज क्या है? डोपामीन लॉस. क्या होता है इसमें? ये वाला सबस्टेंशिया नाइग्रा से आपका स्ट्राइटम पे डोपामीन नहीं जाएगा. आगे चलते हैं. पार्किंसंस डिजीज में देख लो, कोई डिफरेंस इज ओके. सो सिम्टम्स क्या होंगे? ट्रेमर, ब्रेडिकाइनेसिया, रिजिडिटी, लॉस ऑफ पोस्चरल रिफ्लेक्स, डिप्रेशन, डिमेंशिया, और ये इस तरह का मरीज होगा. ट्रेमर की जो फ्रीक्वेंसी होगी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर आवाज आ रही है आपकी. ठीक है. ट्रेमर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 4 to 5 हर्ट्ज होगी और इसमें रेस्टिंग ट्रेमर होगा. रेस्टिंग
सेरिबैलम में कौन सा ट्रेमर था, किसी को याद है? अगर याद है तो इसका मतलब है वो बहुत ही अच्छा बच्चा है, उसने पढ़ाई की है। सेरिबैलम में कौन सा ट्रेमर होगा? इंटेंशनल ट्रेमर, वेरी गुड। इसमें होगा रेस्टिंग ट्रेमर। और सर दूसरा टीचर आ गया है। आ गया है? अच्छा जी सर बेटा, जी। मैं यहीं तक रखता हूँ।